सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, आज मंडे है और शुभ वार है मंडे, ठीक है। तो आज से देखिए हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का असाइनमेंट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको बताया था सेकंड के लिए हम स्टार्ट करेंगे NMR, IR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का असाइनमेंट, ठीक है। तो आज उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे भाई हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी असाइनमेंट। NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। एक मिनट रुकना, चेक कर लेते हैं क्लियर आ रहेगा। एक मिनट रुको भाई। हाँ, अब क्लियर है। तो आज हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का असाइनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप सभी को पता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास, IR, मोसबोर, EPR यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, सभी को आपको पता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के जब आपने एग्जाम दिया था जून वाला, अभी जो जून का हुआ था वो, और उससे प्रीवियस जो है था 35 मार्क्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी आई हुई थी। 30 से 35 मार्क्स की, मेरे को याद है मैं देख के आया था, 30 से 35 मार्क्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओनली स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई। अब आप देख लो अब यहाँ से ही मतलब कितने क्वेश्चन आ गए यार, कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ही मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही पूछ लिए गए थे। बच्चे कौन से थे? IR से आया था, IR से ये वाला क्वेश्चन आया था। इसका एब्जॉर्बेंस पूछ रखा था कि सिस में या ट्रांस में, क्योंकि मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेंस किस में होगा, स्टेबिलिटी लैम्डा वगैरह पूछा हुआ था, ठीक है। मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। वो मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जब कराऊंगा, सिस और ट्रांस में किस में ज़्यादा होती है मोलर एब्जॉर्बिविटी, और इंट्रैक्शन होने में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो भाई देखिए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से कर लेना। मैं इसको कंसेप्ट वाइज टॉपिक टू टॉपिक पॉइंट करवाऊंगा जिस टाइम इसकी यूनिट स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं असाइनमेंट, तो मैं इसको एक क्रैश कोर्स की तरह भी लूँगा। क्रैश कोर्स में जैसे कि जल्दी स्टार्ट, मतलब कि बेसिक सा करवा के मैं क्वेश्चन करवाने से पहले उनका थोड़ा थोड़ा बेसिक भी करवाऊंगा, आपको बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चन कराऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं, 3-4 दिन में असाइनमेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत भाई। पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन फुल है हमारे पास। स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन भरे हैं क्वेश्चन, मतलब अगर मैं पूरे दिन भी आपको कराऊंगा तो भी मेरे को 3-4 दिन लग जाएंगे, मतलब कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करवाने में, ठीक है। इतने क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं आपको सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। मतलब कि आपको असाइनमेंट की तैयारी करवाऊंगा और कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस है भाई अपने पास। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपके फायदेमंद होगी, ठीक है। ओके, तो देखिए हम देखते हैं भाई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सबसे पहले देख लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे, तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली हमारे पास एक कोई भी मैटर होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड इस क्यूब में है, वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि रेडियो वेव NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है ना, वहाँ पर रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि हर एक के, जैसे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके लिए अलग अलग वेव का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम जो है रेडियो वेव का यूज़ कर रहे हैं। किसका? रेडियो वेव का। तो रेडियो वेव आके जैसे ही मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस एनर्जी को इंट्रैक्शन करेगा वेव के साथ, रेडियो वेव के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी ना मॉलिक्यूल की, वो लोअर एनर्जी हायर एनर्जी में चला जाएगा। मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एक्साइटेशन आएगा, मतलब कि लोअर एनर्जी से वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी में चला जाएगा, मतलब कि वो अपनी स्पिन को चेंज कर लेगा मॉलिक्यूल। वहाँ पर जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम न्यूक्लियाई की बात करेंगे। अब न्यूक्लियाई जैसे कि ये है भाई न्यूक्लियाई, ठीक है। ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, इस टाइप से क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, ये दो न्यूक्लियाई है मान लीजिए, ठीक है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही इंटरेक्शन करेगा मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके
स्पिन अपनी चेंज कर लेगा, क्लॉक टू एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा, या फिर हम बोल दें इसको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, जनरली क्या करता है, स्पिन चेंज होती है, ना कि हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन अगर ये हम इस प्रकार तो बताते हैं बस एनर्जी के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, वो तो हम पॉपुलेशन डिफरेंस के लिए शो करते हैं, लेकिन करेक्ट डेफिनेशन तो इसकी यही है, जैसे इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल के साथ वैसे स्पिन चेंज होगी, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियाई है वो अपनी स्पिन को चेंज कर लेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक सा था भाई, सिंपल सा। ठीक है, तो असाइनमेंट करना है तो जल्दी जल्दी वो भी स्टार्ट करेंगे, तो आपको बता देता हूँ मैं, जल्दी करते हैं। चलिए, तो भाई कुछ जैसे कि हम क्या करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो आईआर एक्टिव जो मॉलिक्यूल होंगे ना उनका ही तो स्पेक्ट्रा ले पाएंगे, आईआर एक्टिव जो मॉलिक्यूल होंगे उनका ही स्पेक्ट्रा हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो उसी प्रकार एनएमआर में भी जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगी ना, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, हम उनका ही स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, ये किस लिए यूज करते हैं हम एनएमआर वगैरह को, एक मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने के, डिटरमाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, मतलब कि स्ट्रक्चरल डिटरमाइन। ठीक है, हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई ही क्या देगी, एनएमआर स्पेक्ट्रा देगी, एनएमआर इनएक्टिव एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देगी। तो देखिए एनएमआर एक्टिव कौन सी न्यूक्लियाई होंगी, जिनकी आई की वैल्यू, आई क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से आया है। ये सारी चीजें मैं आपको भाई एनएमआर का जब टॉपिक मतलब यूनिट टू यूनिट कराऊंगा ना, कंसेप्ट टू कंसेप्ट जब क्लियर करवाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये बेसिक देख लिए। एनएमआर एक्टिव कौन सी होती है भाई, जिनकी आई वैल्यू 1 = 0 होती है, वो क्या होती है भाई, एनएमआर एक्टिव होती है, एनएमआर एक्टिव। ठीक है, और जो आई = 0 होता है, जिनकी वैल्यू आई = 0 होती है, ठीक है, वो होते हैं एनएमआर इनएक्टिव। वो क्या होती है भाई, एनएमआर इनएक्टिव होती है। ठीक है, वो एनएमआर इनएक्टिव होती है। इतना लिख लिया, इतना आपने लिख लिया होगा, लिख लिया ना, ये दोनों चीज नोट डाउन कर लो। आई = 0 एनएमआर इनएक्टिव, आई = 0 इज एनएमआर एक्टिव, लिख लिया ना इतना। अब आइए सेकंड पॉइंट पे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया भाई, जो एनएमआर एक्टिव होंगी वो देख। अब भाई आई = 0 कब होगा और आई = 0 कब नहीं होगा, ये चीज भी पता होना चाहिए। वो देखिए कैसे पता लगा, जिस भी न्यूक्लियाई का मास, जिस किसी भी न्यूक्लियाई का मास नंबर कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि C12, जिस भी किसी न्यूक्लियाई का मास नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो होगा I = 0, और वो अगर I = 0 होगा तो वो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होगी। जैसे कि कार्बन 12, यहाँ पर क्या होगा भाई, मास नंबर कितना है न्यूक्लियाई का, 12, मतलब 12 है, ये कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 × 12, तो ये क्या है, I = 0, मतलब कि ये क्या है भाई, N12 जो होता है वो होता है एनएमआर इनएक्टिव। ठीक है, और इसका एक और आइसोटोप होता है C13, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता किससे, 4 से, इसीलिए क्या होता है, एनएमआर एक्टिव होता है भाई, इसीलिए ये एनएमआर एक्टिव होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन, उसी प्रकार फ्लोरीन, क्या इनका मास कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। उसी प्रकार N15, उसी प्रकार फॉस्फोरस 31, सिलिकॉन 27, हीलियम 199, कोई भी 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे, जिसके कारण ये जो है एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई ही है। क्या है भाई, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये बेसिक है, ये मैं आपको बता रहा हूं असाइनमेंट करवाने से पहले। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, असाइनमेंट को करवाने से पहले ये चीजें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें बताना जरूरी होती हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा असाइनमेंट में, अब इसके बाद ये जो पॉइंट लिख लिया, ये पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करना जो मैं बता रहा हूँ, जो चीजें। ठीक है, पहले ये लिखा, फिर उसके बाद ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना। ठीक है, उसके बाद देखना, हमें पता लग गया भाई एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी होंगी, जो I = 0 होंगी, वो एनएमआर एक्टिव होंगी। तो उनमें ही हमने डिफरेंस किया, मतलब कि कौन सी एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। इंटीग्रल वैल्यू अगर हाफ है तो उसके अंदर कौन सी न्यूक्लियाई आएंगी, जैसे कि हाफ इंटीग्रल वैल्यू में कौन सी वैल्यू आएंगी, मतलब कौन सी न्यूक्लियाई आएंगी हाफ इंटीग्रल में। I = 1 है तो कौन सी न्यूक्लियाई आएंगी उसमें। ठीक है, ये देखिए अब भाई सुनिए,
I इज इक्वल टू, जिस टाइम हाफ था ना, I इज इक्वल टू हाफ पर वैल्यू आई हमारे पास ये, आप लिख लीजिए हनफ प्रे। ये क्या है सुनिए, हाइड्रोजन का पे कितना है मास 1, नाइट्रोजन 15, फ्लोरीन 19 और फॉस्फोरस 31 और रोडमियम 101, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए ये इसके नीचे बिल्कुल डिवाइड में, मतलब बिल्कुल इसके नीचे और न्यूक्लिया निकली है। I इज इक्वल टू जिनकी वैल्यू होती है हाफ, एक तो है ये, ठीक है, और इसके नीचे लिख लिए KC सनहज। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इससे याद हो सकते हैं ये, ठीक है, इजी मेथड है। KC सनहज मतलब कार्बन, सिलिकॉन, टिन और मरकरी। कार्बन का होता है भाई 13, ये होता है 27 सिलिकॉन, और ये टिन होता है 119 मतलब 119, और ये होता है 199 मरकरी, ठीक है। तो ये भाई I इज इक्वल टू हाफ, जिनकी इंटीग्रल वैल्यू हाफ है, हाफ इंटीग्रल है जो, वो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ये वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जिनकी I की वैल्यू हाफ है, ठीक है। उसके बाद आइए जिनकी I की वैल्यू 1 होगी, वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, वो कौन सी है भाई, H2 नाइट्रोजन 14, ये है वो जिनकी I की वैल्यू 1 होगी। अब वो जिनकी I की वैल्यू 3 होगी, अब वो देखिए आप, उनमें क्या है भाई, बोरोन 10 है। वो जिनमें I की वैल्यू 3/2 होगी, वो है भाई बोरोन 11। अब वो जिनमें I की वैल्यू 5/2 होगी, अब इनके आंसर दीजिए। I इज इक्वल टू 5/2 जो इसमें होगा, वो उसका आंसर है भाई ऑक्सीजन 17 और I 127। उसका आंसर क्या होएगा भाई, ऑक्सीजन 17 और I 127। तो भाई आप एक काम कीजिए, सभी की सभी जो भी मैंने न्यूक्लियर लिखवाई है ये नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में। ये सभी की सभी न्यूक्लियर जो NMR एक्टिव हैं आपके, जो ये PGT TGT के जो एग्जाम आते हैं ना, PGT के, मेनली PGT के, वहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्टिव न्यूक्लियर ही, NMR एक्टिव न्यूक्लियर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। भाई कौन सी एक्टिव न्यूक्लियर होगी बता सकते हो, डायरेक्ट ही बता सकते हो, टॉपिक नहीं है वहाँ का, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। अगर आप मास्टर्स हो ना, मास्टर में ये क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए वहाँ पे पूछ लिया जाता है PGT में, जरूर नहीं है 11th तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं पूछ लिया जाता है। तो लिख लीजिए इसको, सभी की सभी ये जो न्यूक्लियर है वो NMR एक्टिव हैं। और मेनली जो हम NMR में अभी स्टडी करेंगे वो करेंगे I इज इक्वल टू हाफ। I इज इक्वल टू हाफ वाली जितनी भी न्यूक्लियाई हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उनमें हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन और P31 F19 सिलिकॉन का क्वेश्चन करेंगे, कार्बन के भी क्वेश्चन है, टिन का भी क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन है, मैक्सिमम है इनके क्वेश्चन, ये इनके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, ठीक है, इनके क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इनके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियाई जो आएंगी, ठीक है, इनका यूज होगा, ठीक है। और देखिए, और भाई बोरोन के भी हैं कुछ, एक बोरोन के भी है, क्योंकि वो बोरोन के नहीं है एक भी, ब्रोमीन के हैं, ठीक है, ब्रोमीन के क्वेश्चन है, वो मास रेशो 3, मास रेशो मतलब कि m+1 m+3, ये वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, m रेशो वो क्या था भाई, m रेशो मतलब कि 1:1 और 1:3 वाला, 1:1 और 3:1, ये वाले क्वेश्चन जो है वो क्लोरीन होगा भाई, क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, वो वाले क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। ओके, तो हम जो स्टडी करेंगे ना वो ओनली करेंगे I इज इक्वल टू हाफ तक, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि I इज इक्वल टू हाफ तक जो यूज होगा ना, इनके लिए जो एक यूज होता है पास्कल लॉ, और I इज इक्वल टू हाफ से वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना, I इज इक्वल टू हाफ से इंक्रीज, तो वहां पर पास्कल लॉ का कोई यूज नहीं होता। ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, I इज इक्वल टू हाफ से वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है वहां पर पास्कल लॉ का कोई यूज नहीं होता, ठीक है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आपने लिख लिया होगा सभी, इन सभी न्यूक्लियाई को आपने लिख लिया होगा, ये सभी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, बेसिक ही करवा रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद देखिए भाई, एक नेचर होता है क्वाड्रुपोलर और नॉन क्वाड्रुपोलर नेचर,
ठीक है। जो क्वाड्रिपोलर नेचर होता है ना, उसमें जो न्यूक्लियाई होती है वो नॉन स्फेरिकल होती है। क्वाड्रिपोलर नेचर में जो न्यूक्लियाई होती है वो होती है नॉन स्फेरिकल, ठीक है। किसमें? क्वाड्रिपोलर नेचर में जो न्यूक्लियाई होती है वो कैसी होती है? नॉन स्फेरिकल होती है। वहां पर इलेक्ट्रिकल जो पोल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल वो होते हैं 4 और जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। और जो नॉन क्वाड्रिपोलर नेचर होता है वहां पर कैसी होती है न्यूक्लियाई? स्फेरिकल होती हैं। और वहां पर मैग्नेटिक पोल इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रिक पोल इज इक्वल टू 2, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं। और हम क्या देखते हैं, जो क्वाड्रिपोलर नेचर, जो ये तो है नॉन क्वाड्रिपोलर, ये क्या है भाई? नॉन क्वाड्रिपोलर नेचर की न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और ये कौन सी न्यूक्लियाई होती है जिनकी आई की वैल्यू क्या होती है? इज इक्वल टू हाफ। ये कौन सी होती है जिनमें आई की वैल्यू होती है हाफ या ग्रेटर देन हाफ? हाफ या ग्रेटर देन हाफ दोनों हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली हम यहाँ पर नॉन क्वाड्रिपोलर नेचर न्यूक्लियाई उनको ही देखेंगे जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होती है। वहाँ पर ही क्वाड्रिपोलर नेचर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, जिनकी ग्रेटर देन हाफ वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं जब इनको, बस सिंपली आपको एक दो थोड़ी बहुत चीज़ बता देता हूँ कि भाई जो क्वाड्रिपोलर नेचर न्यूक्लियाई होती है ना, उनका जो बैंड होता है, जो स्पेक्ट्रा आता है वो होता है ब्रॉड बैंड आता है। वहाँ पर जो टाइम भी ज़्यादा लगता है, स्पेक्ट्रा आने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है, मतलब कि ऊपर जाएंगे आ जाएंगी, ऊपर जाएंगे और जल्दी से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही कम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जल्दी आना नहीं, रिलैक्सेशन टाइम बहुत धीरे धीरे रिलैक्सेशन टाइम आएंगे, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम तो नीचे आ ही नहीं पाती, ठीक है, मैक्सिमम नीचे आ ही नहीं पाती। और बैंड आता है कैसा? ब्रॉड बैंड आता है। बैंड इनका जो क्वाड्रिपोलर का जो ब्रॉड बैंड आता है वो क्वाड्रिपोलर मतलब कि ब्रॉड आता है, ठीक है। और जो नॉन क्वाड्रिपोलर नेचर न्यूक्लियाई तो होती हैं, उनका बैंड आता है शार्प बैंड आता है। और कम टाइम लेते हैं वो, टाइम क्या कम लेते हैं, बैंड मतलब कि बहुत कम टाइम लगता है वहाँ पर बैंड आने में, शार्प बैंड आता है। और अमाउंट जो होती है ना कंपाउंड की, जो हम कंपाउंड लेते हैं उसमें जो अमाउंट लेते हैं वो स्मॉल अमाउंट से ही काम चल जाता है, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में भी काम चल जाता है, ठीक है। बट जिनका रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम हो, ठीक है, और क्या हो भाई, ब्रॉड बैंड आता हो, अमाउंट बहुत ज़्यादा यूज होती हो, वहाँ पर पता है क्या है, वहाँ पर अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, अमाउंट भी ज़्यादा लगेगी और स्पेक्ट्रा लाने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ओके। और इसको भाई फाइंड आउट भी करने में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि अब मैं कार्बन का आपको करके दिखाऊंगा जब पता लगेगा। अभी तो आप बस ये बेसिक सब मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए आपको दूसरी चीज़ और बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ एक न्यूक्लियाई होती है जो कि कंसंट्रेटेड होती हैं, कुछ एक होती है डाइल्यूट न्यूक्लियाई। और अब ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट से क्या मतलब है मेरा, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई से क्या मतलब है और डाइल्यूट से क्या मतलब है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट न्यूक्लियाई भाई पता है ना आपको, असाइनमेंट मैं करवा रहा हूँ तो पता होना चाहिए, ठीक है। बैच सेकंड वालों को ये सारी चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। बैच फर्स्ट वालों को मानता हूँ नहीं पता होगा क्योंकि अभी मैंने बेसिक स्टार्ट ना करवाया है यूनिट से। तो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई वो होती हैं जो नेचर में 100% प्रेजेंट हो, जिनकी नेचुरल अबंडेंस 100% हो, ठीक है। नेचर में जो 100% प्रेजेंट हो वो कौन सी होती है, ये वाली, ये जो ऊपर की है ना हनफ है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन फ्लोरीन फॉस्फोरस रोडियम, इनकी जो नेचर में अबंडेंस होती है वो होती है 100%। और वो न्यूक्लियाई जो नेचर में 100% ना प्रेजेंट हो के बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट हो वो होती है डाइल्यूट न्यूक्लियाई, जैसे कि ये, जैसे कि नीचे वाली न्यूक्लियाई, ठीक है। और लेकिन इनकी वैल्यू हाफ ही होती है, आई इज इक्वल टू ये हाफ ही होती है, ठीक है। तो ऊपर वाले कंसंट्रेटेड, नीचे वाली होती है कौन सी, डाइल्यूट न्यूक्लियाई, ठीक है। इनकी परसेंटेज लिख लीजिए, ये जो नेचर में प्रेजेंट होता है 1.1%, सिलिकॉन जो प्रेजेंट होता है 5.1%, ठीक है। नेचुरल में इनकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो लिखवा रहा हूँ, लिख लो ध्यान से। स्कैंडियम जो होता है 15%, ठीक है, ये होता है जो 16%, ठीक है। ये चीज़ लिख ली, एक मिनट रुकिए, ये मेरे ख्याल से भाई 1 मिनट रुक जाओ बस आप, 1 मिनट रुकिए भाई। ये जो स्कैंडियम है ना, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये मैं आपको ये ध्यान करके मैं बताऊंगा आपको। मेरे ख्याल से या तो ये 9% है, 9%,
या फिर 15% है, ठीक है, नेचर में। इनकी जो नेचुरल अबंडेंस अभी मेरे को इसकी ध्यान नहीं, इसकी या तो 9 या 15 है, ठीक है, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। वो तो देखिए कार्बन जो है 1.1, ये जो 5.1 और ये 15% और ये वो 16%, ठीक है। या फिर 1 मिनट रुको, बस अभी बताता हूँ मैं आपको इनकी नेचुरल अबंडेंस कंप्लीट, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, देख के बताता हूँ, माइंड से निकल गया एकदम में। हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, 15% है नेचुरल अबंडेंस, ठीक है, 15% नेचुरल अबंडेंस, ओके, ठीक है भाई। तो भाई ये है, ठीक है, तो ये बेसिक है, कोई ज़्यादा वो नहीं करवा रहे, बेसिक सा करवा रहे हैं आपके, ताकि असाइनमेंट में थोड़ी हेल्प हो, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट न्यूक्लियाई इनका आपको पता हो, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, इसके बाद जो आएगा वो देखिए हम जो करेंगे, देखना आपको बताते हैं। क्वाड्रपोलर करवा दिया आपको, ठीक है, क्वाड्रपोलर करवा दिया। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपको करवाएंगे जो हम, अभी 1 मिनट रुकना भाई, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, बस अब क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे। अब जो है हम क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे डायरेक्ट। अब जो बस एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि पॉपुलेशन डिफरेंस, 1 मिनट इसको ये सिटी बंद हो जाए, बस एक चीज़ और समझ लीजिए आप, सिर्फ क्या है वो है भाई पॉपुलेशन डिफरेंस, और ये किस प्रकार जनरेट होता है। देखिए जो हमारी न्यूक्लियाई होती है ना, वो होती है भाई बिल्कुल कंप्लीट इस प्रकार एनर्जी में, ठीक है। जब तक हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते ना, तो हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल एनर्जी में होते हैं। मान लो हमारे 500 अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहाँ पर, तो 500 के 500 न्यूक्लियाई जो हैं उनमें डीजनरेसी बनी रहेगी, उनका जो लेवल है वो डीजनरेट रहेगा, ठीक है, एनर्जी लेवल डीजनरेसी बनी रहेगी, ठीक है। बट जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एनर्जी दी, उनका वो सेपरेट हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं भाई, सेपरेट हो जाती हैं, क्या सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ न्यूक्लियाई यहाँ पर बच जाती हैं और कुछ न्यूक्लियाई यहाँ पर चली जाती हैं, ठीक है, कुछ न्यूक्लियाई नीचे और कुछ न्यूक्लियाई ऊपर, तो ठीक है, इसको हम अल्फा स्पिन स्टेट, इसको हम बीटा स्पिन स्टेट, ये याद रखना। स्पिन स्टेट को बस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस ये कौन सी स्पिन स्टेट होती है, वो कौन सी, ठीक है, अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। तो अब देखिए इनके बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ये पॉपुलेशन डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ये एनर्जी गैप जो है उतना ही ज़्यादा होगा, ये एनर्जी गैप उतना ही ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि देखिए आप, ये है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर एनर्जी गैप कहाँ पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर अगर पूछूँ तो यहाँ पर एनर्जी कम है, पॉपुलेशन डिफरेंस भी कम है, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन डिफरेंस, एनर्जी और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर कम है, कम अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो हम देखिए भाई, लिख लीजिए, अब आप लिख लीजिए एक चीज़ कि कुछ एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कुछ एक वैल्यू लिखवा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमने बांटा कि भाई इतना हर्ट, मतलब इतना मैग्नेटिक हर्ट हम अगर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ना पॉपुलेशन डिफरेंस की, वो इतनी आएगी, ठीक है। लिख लीजिए, वो है भाई, वो आप लिख लीजिए जल्दी, वो मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 600, ठीक है, जल्दी ये नोट डाउन कर रहे हो, ये मैग्नेटिक हर्ट है। और उसके बाद देखना आप, ये क्या है भाई, ये है भाई मैग्नेटिक हर्ट, ये क्या है भाई, मैग्नेटिक हर्ट्ज, ठीक है। ये है भाई, इतना मैग्नेटिक हर्ट्ज हमने अप्लाई किया, तो एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई कितना हुआ,
ये देख लेना, एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई, एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई कितना हुआ 20 मेगाहर्ट्ज अप्लाई करने पर जो डिफरेंस एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई मतलब कि नीचे कितना होगा, नीचे कितना होगा भाई 497 और ऊपर जो न्यूक्लियाई होंगी वो होंगी 500, अभी 500 थी, 500 न्यूक्लियाई थी। सेपरेट होने के बाद कुछ पॉपुलेशन डिफरेंस भी आया, वो किसके अकॉर्डिंग आया वो आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, आपको पता है क्या किसके अकॉर्डिंग, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो। मतलब कि पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ भी 500 न्यूक्लियाई यहाँ पर ही थी, ठीक है, लेकिन जब बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आए ना तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई पॉपुलेशन डिफरेंस भी जनरेट होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूँ आपको, अभी भी थोड़ा धीरे चल रहा है, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12, 16 और इसमें होगा भाई, इसमें बता देता हूँ आपको, रुक जाइए, 32 और 40 और लिखिए भाई 96 एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई 96, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ये क्या है भाई, मैग्नेटिक हार्ट्स हमने कितना अप्लाई किया और कितना नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब कि हमारे डीजनरेसी में जब हमने कोई भी मैग्नेटिक मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया ना तो 500 न्यूक्लियाई है डीजनरेसी पे, एक ही एनर्जी लेवल पे। जैसे ही अप्लाई किया मैग्नेटिक हार्ट्स तो भाई सेपरेट हो गया, डीजनरेसी लेवल नॉन डीजनरेट हो गया, मतलब कि ठीक है। तो हमने जब 20 मेगाहर्ट्ज अप्लाई किया ना तो यहाँ पर थी भाई 497, ऊपर थी 3 यूनिट। जब हमने 20 की जगह 40 अप्लाई किया तो यहाँ पर थी भाई 494 और यहाँ पर थी 6, और जब हमने 60 मेगाहर्ट्ज अप्लाई किया तो यहाँ पर कितनी बची भाई 488 और यहाँ पर दी भाई 12। तो इस प्रकार मतलब कि 9 सॉरी 60 हर्ट्ज पे भाई उतनी 491 और ऊपर है 9, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब कि जितना मेगाहर्ट्ज अप्लाई करेंगे पॉपुलेशन डिफरेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, इतना ठीक है ना। इसके बाद देखिए बस एक छोटा सा एक वो है, एक फॉर्मूला है, वो देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको बेसिक बता दिया है मैंने किस प्रकार ये पॉपुलेशन डिफरेंस होगा, किस प्रकार ये, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होने वाला है भाई, अभी जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे यूज होएगा ये, ठीक है। एक मिनट मैं इतने वीडियो देख लेता हूँ कितना हो गया है। बस वीडियो भी होने वाला है भाई, बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक आप, वो क्या है देख लीजिए कि जब हम अप्लाई करते हैं ना रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी एक किस पर, न्यूक्लियाई पर, ये हमारी न्यूक्लियाई है, बस ये स्पिन करती है। तो भाई रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कुछ और एक इसकी फ्रीक्वेंसी होगी खुद की, क्योंकि ये खुद की ये स्पिन है, ये अपनी स्पिन पे भी घूमता है ना, ये अपनी स्पिन पे भी, तो ये अपनी स्पिन पे भी रोटेट हो रहा है, ये स्पिन है ये अपनी स्पिन पे भी रोटेट हो रहा है। जैसे कि हमारा अर्थ है वो अपनी स्पिन पे भी ऐसे चक्कर लगाता है ना, ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, अपने स्पिन के एक्सिस इस प्रकार, ठीक है। और ऐसे करता मतलब कि इस प्रकार रोटेट करेगा, फिर इस प्रकार मतलब ये चलता रहेगा अपने ऑर्बिट पे भी, ठीक है, और अपनी स्पिन पे भी, तो ये अपनी स्पिन पे भी रोटेट हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, और यहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आई है इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो ये जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना आपस में उस टाइम एब्जॉर्बेंस होता है, उस टाइम पे क्या आता है हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा आता है, ये चीज़ आपको पता है ना। तो ये जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ये जो इसकी जो हमारी जो न्यूक्लियाई है वो अपनी स्पिन के चारों ओर घूम रहा है, तो वहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी को हम नेम देते हैं प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं भाई, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, जो अपने स्पिन पर रोटेट होके फॉर्म होता है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, इसको हम ओमेगा से भी डिनोट करते हैं जनरली, लेकिन हम इसको बोलेंगे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। और प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है भाई, वो होता है गायरोमैग्नेटिक रेशो इनटू बी नोट, और गायरोमैग्नेटिक रेशो
हमेशा किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियाई पर। ये हमेशा न्यूक्लियाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हर एक न्यूक्लियाई के लिए इसकी गायरोमैग्नेटिक रेशो की कांस्टेंट वैल्यू होगी, हर एक न्यूक्लियाई के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, याद रखना। और बी नोट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है। ये क्या है भाई, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, गायरोमैग्नेटिक रेशो, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें गायरोमैग्नेटिक रेशो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए। अगर हमें गायरोमैग्नेटिक रेशो निकालना है तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक का पता होना चाहिए। बी नोट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी और गायरोमैग्नेटिक रेशो का पता होना चाहिए। तो बस यही है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ एक वैल्यू लिखवा रहा हूं, वो याद कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू है कुछ एक वैल्यू है किस चीज की, हाइड्रोजन की, फॉस्फोरस की, गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू है, ये गायरोमैग्नेटिक वैल्यू है। और हमारी जो कार्बन 13 की, ये देखिए भाई, ये कुछ एक वैल्यू है, लिख लीजिए, याद कर लेना, हर जगह प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन निकालने में काम आएगी। क्या है भाई, हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 42.5 टेस्ला, ठीक है। गायरोमैग्नेटिक, एक मिनट रुको, टेस्ला नहीं होगा, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, ओके। गायरोमैग्नेटिक रेशो की जो वैल्यू होगी वो होगी 42.057, ठीक है। और जो हमारा फ्लोरीन 19 की जो वैल्यू होगी, फ्लोरीन 19 की, वो होगी भाई 40.10, ठीक है, ओके। 40 पॉइंट, एक मिनट रुक जाइए भाई, इसकी वैल्यू देख लेने दीजिए बस मेरे को, यही है, ठीक है, 40.10।